नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, भारत की प्रमुख नदियाँ, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि भारत के सभी एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी और रेलवेज के एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सभी प्रमुख 20 नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम हर एक नदी पर कम से कम 1 मिनट लेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी है, और हम सभी नदियों को अच्छे से समझेंगे भी। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको इंडियन ज्योग्राफी में किस टॉपिक के बारे में जानना है, वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर अगले टॉपिक में ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आज हम सभी नदियों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर्स के बारे में। तो भारत की नदियां भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किस तरीके से? भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत की नदियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, जो कि कौन कौन सी हैं? मुख्य नदियां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जो हिमालय नदियां हैं वह हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं, और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह हमें थोड़ी सी दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो हिमालय नदियां बर्फ के पिघलने से बनती हैं। कैसे बनती हैं? बर्फ के पिघलने से, क्योंकि यह उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बर्फीले पहाड़ होते हैं, और पहाड़ों के ग्लेशियरों से जो बर्फ पिघलती है वह नदियों का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये कैसे नदियां हैं? ये हिमालय नदियां भी कहलाती हैं, और बर्फ के पिघलने से यह बनती हैं, और ये साल भर प्रभावित भी होती हैं या प्रवाहित भी होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं, और सूखे के मौसम में इनमें पानी की कमी भी हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा हिमालय नदियां कैसे होती हैं। तो ये बर्फ के पिघलने से बनती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा होने पर निकलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी नदियां, एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं कि आज हम किन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी। तो ये वाली नदियां हमें ज़्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती हैं। फिर है हमारी कोसी नदी, इसमें झेलम, सिंधु नदी और रामगंगा नदी, ये भी हमें उत्तर भारत में देखने को भी मिलती हैं। ठीक है, फिर है सरयू नदी, शारदा नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये हमारी भारत की मुख्य नदियों में से एक है। क्लियर? अब आती हैं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां। ठीक है, जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां, जो हमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, पेनार नदी, वैगई नदी, तुंगभद्रा नदी। इसके बाद आती है भीमा नदी, साबरमती नदी, प्राणहिता नदी, मूसी नदी, पलार नदी, भार्गवी नदी, स्वर्णरेखा नदी, भद्रा नदी और शरावती नदी। तो ये हमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। क्लियर? तो प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं, और इनमें से अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो यह पश्चिम से शुरू होकर कहाँ जाकर मिलती हैं? पूर्व में बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती हैं। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा? ये हमारा पश्चिम है, और ये जो बंगाल की खाड़ी देखने को हमें मिलती है, तो ये कहाँ है? पूर्व में। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह ज्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्लियर? कहाँ को बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जबकि इनमें से नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, ये कैसे बहती हैं? यह पूर्व से पश्चिम की ओर हमें बहती हुई दिखती हैं, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इन नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं भी बनी हुई है। क्लियर? तो आगे चलकर हम इन नदियों के बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहली नदी है हमारी गंगा नदी, जो इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियों में से एक है। तो अब हम जानते हैं इसके उद्गम के बारे में। आज हम इन सभी नदियों के उद्गम, इनकी लंबाई और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और ये कहाँ जाकर ख़त्म होती हैं, हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पर आकर मिलती है वहां पर क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। क्लियर? जैसे ये अलकनंदा नदी आ रही है और ये भागीरथी नदी आ रही है, तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं और जहां से ये पॉइंट पर मिलकर एक नई नदी का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि अलकनंदा और भागीरथी का जहां पर संगम होता है वहां से गंगा नदी उद्गम होती है। क्लियर? गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। अब ये किन किन राज्य और शहरों से होकर गुजरती है, इनके बारे में भी जानते हैं। तो ये हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज जो कि आज का इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी, पटना और भागलपुर, और यह पश्चिम बंगाल में जाकर सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। ठीक है? अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। ठीक है? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर? उसके बाद है घाघरा, गंडक और कोसी नदी। क्लियर? तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। डेल्टा क्या होता है? जो एक मुख्य नदी आगे चलकर कई अन्य धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि एक जो मुख्य नदी आई है, ठीक है, वह आगे चलकर कई छोटी छोटी अन्य धाराओं का निर्माण कर देती है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में देखने को हमें मिलता है। और गंगा नदी कहाँ पर जाकर खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। इसका महत्व क्या है कि गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है, जिसे माँ गंगा के नाम से भी पूजा जाता है। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है। अब ये किन किन शहरों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये इसके प्रमुख शहर हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। ठीक है? प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं यमुना की, जिसमें से आती है टोंस नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। याद रखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो कि इटावा में जाकर इससे संगम करती है। अंतिम स्थान क्या है इसका? प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद में यह गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, जहां पर इसका संगम होता है। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो यमुना नदी उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी है। यमुना नदी का क्या है? एक धार्मिक महत्व भी है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, इसका उद्गम तिब्बत जो कि आज का चीन है वहां से होता है। और किस झील से होता है? मानसरोवर झील से होता है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। कितनी है? 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पर प्रवाह होती है? तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से होकर गुजरती है। तो ये सबसे पहले कहाँ एंटर करती है? सबसे पहले एंटर करती है ये भारत में लद्दाख वाले राज्य में एंटर करती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब में जाकर यह पाकिस्तान में निकल जाती है। क्लियर?
तो इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंतिम स्थान क्या है इस नदी का? तो यह पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कहाँ पर जाकर गिरती है ये? अरब सागर में जाकर इसका अंत होता है। महत्व, सिंधु नदी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म भी इसी नदी के किनारे हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु नदी का जो सिंधु सभ्यता है, उस सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वह सिंधु नदी से ही हुई थी। क्लियर? अगली है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ही इसका उद्गम होता है, जहाँ इसे यरलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? यरलुंग सांगपो के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। क्लियर? अब ये भारत में कहाँ कहाँ से प्रवाह होकर गुजरती है? तो ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है तो ये वहां पर प्रवेश करती है। और भारत में फिर ये असम, मेघालय और बंगाल से होकर कहाँ पर जाके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तीस्ता, लोहित, सुबनसिरी और मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंतिम स्थान इसका बांग्लादेश में यह गंगा से मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अब इसका महत्व क्या है? तो ब्रह्मपुत्र का जल बहुत प्रबल होता है और यह पूर्वोत्तर भारत का मुख्य जल स्रोत है। जो ईस्ट इंडिया है, ठीक है, तो ये पूर्वी भारत है, तो यह वहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से भी एक है। याद रखिएगा। अगली है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के व्यंकटेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? व्यंकटेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता और इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंतिम स्थान, यह आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो यह कहाँ से कहाँ को बहती है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। क्लियर? अगली है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यह दक्षिण भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। क्लियर? अगली है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा, यह मध्य भारत की सबसे मुख्य नदी है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदी तवा नदी, बारना नदी, हिरण नदी और बनास नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर? अब इसका अंतिम स्थान क्या है?
तो यह गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। कहाँ पर? तो ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका महत्व क्या है? तो महत्व, नर्मदा नदी मध्य भारत की प्रमुख नदी है और इसके किनारे कई प्रमुख जलप्रपात भी हमें देखने को मिलते हैं। अगली है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह सतपुड़ा की पहाड़ियों में होता है। कहाँ से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। और इसका अंतिम स्थान क्या है? तो इसका अंतिम स्थान भी खंबात की खाड़ी है। क्लियर? तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है। जैसे ऊपर कौन सी बह रही है? तो ये नर्मदा नदी बह रही है और इसी के समांतर में ताप्ती नदी भी बहती है। क्लियर? तो यह मुख्यतः मध्य भारत की सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नर्मदा नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है? कैसी है? भारत की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब मकर रेखा को 2 बार कैसे काटती है हम जानते हैं। जैसे ये मकर रेखा जा रही है तो जो नर्मदा नदी है वह ऐसे बहती है एक बार और फिर एक बार ऐसे काटती है। तो ये कैसे 2 बार काटती है? एक इस वाले पॉइंट पर काटती है और दोबारा ये मुड़कर वापस से इस पॉइंट पर भी काटती है। तो याद रखिएगा, जो ताप्ती नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर? अगली है महानदी। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास होता है। ठीक है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिहावा से होता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। कितनी है? 858 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है? कहाँ से? सबसे पहले ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। इसका महत्व क्या है? तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सिंचाई के मुख्यतः स्रोत है और इस नदी पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। ठीक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। क्लियर? अगली है सतलज नदी। तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है? कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करना है कि 3 नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं और जिनका उद्गम भारत के बाहर से होता है। सबसे पहली है सिंधु नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी है सतलज नदी। तो ये 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं और इनका जो उद्गम है वह स्थान एक ही है, मानसरोवर झील। क्लियर? तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितना है? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और पंजाब से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्लियर? अंतिम स्थान क्या है? तो यह पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी में जाकर मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है? ये सिंधु नदी में जाकर मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब, रावी, झेलम, व्यास और सतलज। मैंने इनके बारे में बताया था। तो इसका जो महत्व है, तो सतलज जो पंजाब और हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है? और जो भाखड़ा नागला बांध है वह भी इसी नदी पर स्थित है। क्लियर? अगली है रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़म घाटी से निकलती है। ठीक है? कहाँ से निकलती है? बाड़म घाटी से यह निकलती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कितनी है? 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में जाकर समाप्त होती है। और यह कहाँ पर जाकर मिलती है? यह सिंधु नदी में जाकर मिलती है। तो रावी नदी का महत्व कृषि और जल प्रवाह में है। इसके किनारे कई ऐतिहासिक शहर भी बसे हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता और हमें सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी हमें जानते हैं। तो यह सभ्यता हमें इस नदी के किनारे भी देखने को मिलती है। क्लियर? अगली है व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से भी होता है। ठीक है? कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती है। अंतिम स्थान क्या है?
तो यह सतलज नदी में जाकर मिलती है। तो इसका संगम किस में होता है? सतलज नदी में होता है। महत्व क्या है? व्यास नदी कृषि और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है और इसके किनारे कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे मनाली, कुल्लू, मंडी। तो ये कई सारे प्रमुख स्थल हैं जो हमें व्यास नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है चंबल नदी। तो चंबल नदी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से लगभग होकर गुजरती है? तो यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के, तो ये जिला है मुरैना, और राजस्थान का धौलपुर, और उत्तर प्रदेश में यह इटावा में आकर मिलती है और यह हमें यमुना में जाकर मिलती है। अंतिम स्थान क्या है इसका? यमुना नदी में जाकर मिलती है। महत्व क्या है? चंबल घाटी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो चंबल बीहड़ है, ठीक है, तो वह इसी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। यह सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी काफी सहायक है और चंबल नदी में हमें मगरमच्छ भी और घड़ियाल दोनों ही देखने को मिलते हैं। क्लियर? इस अगली है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में हिमालय के पास से होता है। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तिब्बत में हिमालय के पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है और यह गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? यह गंगा नदी में जाकर मिलती है। महत्व क्या है? घाघरा उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगली है गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ से होकर गुजरती है और कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। कितनी है? 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत में सिर्फ बिहार से होकर गुजरती है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर? तो गंडक नदी सिंचाई और पीने का एक मुख्य स्रोत है और इस पर गंडक बराज भी बना हुआ है। ठीक है, जो गंडक बांध है वह भी इसी नदी पर बना हुआ है। अगली है कोसी नदी। तो यह नेपाल के हिमालय से निकलती है। जो नेपाल में हिमालय की पहाड़ियां हैं वहां से यह निकलती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो यह भी भारत के बिहार राज्य में बहती है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी अपने अवरोधित बहाव के कारण बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है जिस कारण नेपाल और बिहार का क्षेत्र काफी प्रभावित होता है। इसलिए इस नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर कई बार इसे रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह आसानी से नहीं रुकती और इस पर एक बांध बनाया हुआ है जिसे कोसी बराज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली है साबरमती नदी। तो यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 371 किलोमीटर है। कितनी है? 371 किलोमीटर है और यह राजस्थान और गुजरात में होकर गुजरती है। कहाँ पर होकर गुजरती है? राजस्थान और गुजरात में होकर गुजरती है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर समाप्त होती है? खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। साबरमती नदी अहमदाबाद की जीवन रेखा मानी जाती है। गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थित था। याद रखिएगा, जो साबरमती आश्रम है वह भी इसी नदी पर स्थित था। अगली नदी है पेनार नदी। तो पेनार नदी का उद्गम यह कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के नंदी हिल से होता है। इसकी लंबाई 597 किलोमीटर है। कितनी है? 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है
और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो पेनार नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कृषि इसी पर निर्भर करती है और इस पर कई सारे छोटे छोटे बांध भी बने हुए हैं। अगली और आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है कावेरी नदी। तो यह कर्नाटक के कोडागु जिले से ताल कावेरी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। इसका उपयोग सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में और कृषि उत्पादन में भी इसका किया जाता है। क्लियर? तो ये थी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ। उम्मीद है आपको सभी नदी अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।